एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम AA क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज़ आरंभिक नगर। हम पढ़ेंगे लोथल जो कि गुजरात में है, उसकी क्या क्या खासियत थी और वो किस नदी के पास था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी के बारे में, सील्स एंड सीलिंग के बारे में, सभ्यता के अंत का रहस्य जानेंगे और एल्सवेयर में हम इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। लोथल, लोथल कहाँ है हमारा? गुजरात में। ठीक, गुजरात में एक नदी है साबरमती, उसकी एक ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे। अभी ट्रिब्यूटरी क्या होती है? माना ये हमारी एक मेन रिवर है, ठीक है, मान लो, ठीक, ये मेन रिवर है हमारी। अब इसमें ना कुछ कुछ छोटे छोटे रिवर्स आके मिल जाती हैं, ठीक, ये छोटी रिवर्स आके मिल गई तो उन्हीं को हम बोलते हैं सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज। ठीक, जो नदी बड़ी रिवर में आके मिल जाती है, जैसे गंगा बहुत बड़ी रिवर है, इसमें आके छोटे छोटे रिवर्स मिल जाए तो उसी को हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। The city of Lothal stood beside along the Bhogwa river, a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. गल्फ ऑफ खम्बात का ये जो एरिया है ना, जो ये पानी दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये जो पानी दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बात। ये इस एरिया को, ठीक, क्या बोलते हैं हम? गल्फ ऑफ खम्बात। तो इसी के ही पास में है हमारा लोथल। ये देखो, ये है हमारे गल्फ ऑफ खम्बात, इसी के पास है ये लोथल जो रेड पॉइंट लग रहा है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर अवेलेबल। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक, तो इस एरिया में हमें क्या मिलता था? कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल, जिससे हम तराश के या फिर किसी भी चीज़ में मनके वगैरह बनाकर यूज़ कर सकते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो ये जगह जो थी, लोथल जो थी, वहाँ क्या क्या चीज़ हमें मिल जाती थी? पत्थर मिल जाते थे, शंख मिल जाते थे। शंख क्यों मिल जाते थे? क्योंकि समुद्र के पास का एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, शंख बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो समुद्र के पास का एरिया होता है, यहाँ से लोग शंख आसानी से ढूंढ लेते हैं। और धातुओं से बनी हुई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब इम्पोर्टेंट जगह थी, यहाँ पे ये सब चीज़ों का काम होता था। तो इन सब चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, शंख से, पत्थरों से, शंख से छोटे छोटे शंखों से माला ही बना सकते हैं, और पत्थरों से ये मूर्ति वगैरह तरा सकते थे। धातुओं से हो सकता है ये अपने बर्तन या फिर गहने वगैरह बनाते हों। तो इन सब चीज़ों का ये बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र था, यानी कि यहाँ की चीज़ें बहुत फेमस थी। दिस वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। यहाँ एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह या स्टोर हाउस क्या बोलते हैं? जिसमें हम चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े कमरे मिले हैं जिसके अंदर अनाज मिला है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सारे के सारे हमें इकट्ठा किए हुए एक कमरे में मिले हैं, उसके अंश मिले हैं। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारगृह था, क्या था? स्टोर हाउस था यहाँ पे। ठीक, स्टोर हाउस हमें हर एक सिटी में नहीं मिले हैं, कुछ कुछ ही सिटीज़ में मिले हैं जहाँ पे हमने भंडार गृह, मतलब चीज़ों को जहाँ पे लोगों ने संभाल के रखा था अपने आगे फ्यूचर में, ताकि यूज़ में आए, ताकि खेती अगर कभी ख़राब हो जाए तो हम वहाँ से अपने अनाज वगैरह ले सकते हैं। तो इस स्टोर हाउस की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। मैनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। अब क्या होता है, देखो, इस टाइप से
जैसे कि गीली मिट्टी होती है, ठीक, गीली मिट्टी पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा छाप है उसको छाप देते हैं। ठीक, अगर हम छाप देंगे तो गीली मिट्टी पे उसकी जो मोहर लगा रखी है उसकी छाप आ जाएगी। जैसे ये स्क्वायर सा बनकर आ गया। ठीक, तो जब वो गीली मिट्टी सूख जाएगी तो क्या होगा, वो पक्की हो जाएगी, यानी कि वो सीलिंग का काम करेगी कि अगर जिस भी हमने चीज़ पे लगाई है तो ये सील हो चुकी है। अगर ये टूटी हुई या फिर उखड़ी हुई मिली, इसका मतलब जो भी चीज़, या जैसे कि मान लो ये बोरी थी, इस बोरी के यहाँ पे मुंह पे लगा दिया। ठीक, अगर ये मुंह पे लगा दिया, ये हमें ऐसी की ऐसी मिली, जैसे ये है, अगर हमें इसी शेप में मिली ये, तो क्या है, इसका मतलब कि ये बोरी खोली नहीं गई है, ये जैसी भेजी गई थी वैसे की वैसे दुकानदार के पास आई है ना। जैसे कि बड़े दुकानदार ने छोटे दुकानदार को बेचा तो उसे मोहर लगा के बेचा, तो उसका सामान के अंदर कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जैसे कि हम मान लो ये हमारे पास एक वैक्स की सील है, ठीक है, इसमें हम पिक्चरों में भी देखते हैं या हमने सुना भी होगा कि क्या होता है, ये इसको पिघलाते हैं, मोम को पिघला के ये जो चीज़ है टूल टाइप का, इसके ऊपर छाप देते हैं और ये सूखने के बाद ऐसे कैडी हो जाती है। अगर हमने ये सील लगा रखी है, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, किसी चीज़ पे सरकार आके ताले पे पट्टी से बांध के वैक्स लगा के चली जाती, मोम लगा के, तो वो क्या कर जाती है, सील कर जाती है। अगर ये सील नहीं हुई तो कोई भी आके वो दुकान खोल के चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि वो दुकान खोले या कुछ भी खोले, तो हम ये सील लगा के चले जाते हैं। सील टूटी पाई, इसका मतलब किसी ने सामान के साथ छेड़खानी करी थी। तो यही पुराने ज़माने में होता था, गीली मिट्टी का यूज़ करते थे मोम के बजाय, वैक्स की बजाय वो गीली मिट्टी का यूज़ करते थे, वेट क्ले का। देखो ये होती है हमारी सील्स एंड सीलिंग, मुद्रा मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ठीक, एक जगह से जो हम दूसरी जगह चीज़ भेज रहे हैं और वो दुकानदार नहीं लेके जा रहा है, उसके कोई नौकर या कोई और लेके जा रहा है, और इसको भी चाहिए कि भैया हमारी सामान की सेफ्टी हो, और इसको भी चाहिए कुछ टूटे फूटे नहीं, तो ये सील लगा के देता था ताकि कुछ चीज़ चोरी ना हो, पूरा गिनती में रहे, है ना। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइट, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर मोहर लगाई जाती थी। ये कुछ शब्द नहीं है, पोत कर मोहर लगाई जाती थी। जैसे कि मानो ये डिब्बा है, ठीक है, अभी यहाँ से ऐसे खुलता है, तो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, गीली मिट्टी लगा दी। ठीक है, गीली मिट्टी लगा के इनके पास कुछ ऐसा मोहर टाइप का कुछ है, इसको लेके इसके अंदर गड़ा दिया। ठीक, इसको इस गीली मिट्टी के ऊपर गड़ा दिया। गड़ाने के बाद जो इसमें भी बन रहा होगा वो इस पे छप जाएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें गुलाब बन रहा था, वो इस पे छप गया। ऐसे जो इस पे बन रहा होगा वो इस पे छप गया। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे उसकी मोहर की छाप आ गई। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग। छाप, मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। ठीक, जो छाप आ गई तो इसको मोहरबंदी कहते हैं कि एक तो क्या हो गया, गीली मिट्टी से पक्का हो गया कि अब ये डिब्बा खुलेगा नहीं। ठीक है, सूखने के बाद पक्का हो जाएगा, कैला हो जाएगा बिल्कुल कि खुलेगा नहीं, और इसकी छाप और आ जाएगी ताकि इस जने को ये कंफर्म रहे कि हाँ ये माल इसी दुकानदार ने भेजा है और ये सुरक्षित है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैड अराइव्ड सेफली। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर ये छाप टूटी हुई होती थी तो क्या होता था कि ये सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है और ये सामान पूरा नहीं हो सकता, तो ये वापस दुकानदार के पास भेज देते थे। चलिए वापस चलते हैं अपने लोथल पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मुद्रांकन मोहरबंदी ये क्या है, सील्स एंड सीलिंग का क्या चक्कर है ये, है ना। ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप कम फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। अब लोथल क्या है, एक लोथल बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है, जो जहाज जहाँ पे आके रुकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये
यहाँ से सीधा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से यहाँ पे बाट रखा है, मतलब रास्ता बना रखा है। अगर शिप को सीधा जाना है तो सीधा जाएगा, यहाँ आना है लोथल के किनारे तो वो लोथल आएगा। तो उन लोगों ने एक ऐसा बंदरगाह बना रखा था। ये देखो, ये देखो, इन्होंने इस टाइप से 4 दीवारी करके बंदरगाह बना रखा था। ये रहा हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होते थे, बड़े बड़े शिप आके रुक जाते थे, जहाज जिनको हम बोलते हैं, वो आके रुक जाते थे। और ये यहाँ पे जो लोथल के किनारे जैसे शहर बसा हुआ है, यहाँ पे से शिप से जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। जैसे कि लोथल से दूसरी जगहों पे हमने पढ़ा है, ईरान, अफगानिस्तान, ओमान वगैरह से हमारे ट्रेड होता था, व्यापार होता था। हम बंदरगाह बोलते किस चीज़ को है? एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप आके जहाँ जाके रुकते हैं, ठीक। एक ऐसी जगह जहाँ पे जहाँ जाके रुकते हैं, ठीक। ये देखो, ये ऐसी जगह है हमारी जहाँ जहाँ जाके रुके हुए हैं। ये देखो, ये यहाँ पे जहाँ जाके सारे रुके हुए हैं, इनको ही हम बोलते हैं बंदरगाह। अब इन लोगों ने क्या कर रखा था, समुद्र से एक रास्ता बना रखा था अंदर आने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ उनको ही लाया जाता था जो जहाज चलाने में माहिर हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी जहाज चलाना शुरू करा हो तो ला दे, क्योंकि जगह आपने देखी थी कि कितनी पतली जगह थी, ठीक है ना। ये देखो, ये कितनी पतली जगह थी ये जगह, तो इधर जहाज लाना हर किसी की बस के काम नहीं था। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ के लोगों को जहाज चलाने में निपुण थे और यहाँ से पानी के थ्रू ही आना जाना करते थे। ये देखो, यहाँ पे एक स्टोर हाउस दिखाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से माल उतारा जा रहा है, उसमें चढ़ाया जा रहा है, शिप में माल रख रहे हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tool for bead making and finished beads have all been found here. यहाँ हमें एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम किया जाता होगा। पत्थर के टुकड़े से बने मनके बनाने वालों के उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। मनके हम किसे बोलते हैं, छोटे छोटे ऐसे बीड्स होते हैं ना, उनको मनके बोलते हैं। तो हमें एक जगह मिली है, एक ऐसे बिल्डिंग मिली है जहाँ पे क्या किया जाता था, मनके बनाने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनके इंस्ट्रूमेंट मिले हैं सारे, जिससे वो मनके बनाते थे, ठीक है। तो हमें एक ऐसी जो बिल्डिंग मिली थी जहाँ पे हमें मनके जो ऐसे छोटे छोटे बीड्स जो ऐसे बिंदु से, मतलब जिसका हम माला बना सकते थे या कुछ भी बना सकते थे, तो हम ऐसी चीज़ें मिली हैं उस इमारत के अंदर, ठीक है, जिनसे हम मनके बनाने वाले के इंस्ट्रूमेंट मिले और अध बने मनके, या जैसे जो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, उनमें छेद करना, उस पत्थर के अंदर उसको गोलाई देना, ये सारे के सारे काम उस इमारत में होते थे। यहाँ पे हमारा लोथल कंप्लीट होता है। तो हमने इस चैप्टर में लोथल के बारे में क्या क्या पढ़ा है। लोथल किस रिवर के किनारे है? साबरमती की एक सहायक नदी है, भोगवा रिवर के किनारे है, और यहाँ से हमें कच्चा माल मिला है जो क्या है, कीमती पत्थर। और यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। लोथल में हमें एक भंडार गृह भी मिला है जहाँ पे चीज़ें रखी जाती थी, ठीक। वो अनाज भी हो सकता है, डेली की यूज़ आने वाली चीज़ें भी हो सकती थी, मनके वगैरह ये सब चीज़ें भी हो सकती थी, शंख ये सब रखने की जगह भी हो सकती थी, ठीक। और हमें क्या पता चला है, लोथल एक बंदरगाह भी था, ठीक। यहाँ पे शिप आके रुकते थे, सामान यहाँ पे रखा जाता था और यहीं से वापस सामान जहाज़ों में चढ़ाया भी जाता था। और यहाँ से हमें क्या मिला है, जैसे बॉक्स हैं तो इन बॉक्सों में हमें मोहरबंदी मिली है या फिर सील करा हुआ चीज़ें मिली हैं। जैसे हम अभी क्या होता है कि एक मिट्टी को जैसे हम दबा देते हैं, मोहर से स्टैंप्स लगा देते हैं तो उस पर उसकी छाप आ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मोहरबंदी, ठीक। और एक इमारत मिली है जहाँ पे मनके बनाने का काम किया जाता था। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता का अंत का रहस्य। कि ये हिंदू घाटी जो सभ्यता थी, जो पूरे एरिया में हमारी फैली हुई थी, वो
कैसे ख़त्म हुई, ठीक, लोगों ने इसे क्यों छोड़ा। अराउंड 3900 years ago people stopped living in many of the cities। अब क्या है, लगभग 3900 ईयर्स साल पहले लोगों ने इस एरिया को छोड़ना शुरू कर दिया। अभी क्यों किया इसका कोई रीज़न नहीं पता चला है। लोगों ने लेखन मतलब जो स्क्रिप्ट लिखते थे, जो मोहरों पे स्टैम्प में अपनी भाषा लिखते थे, ऐसे ऐसे करके जो बन रहा था, वो जो बाटों का यूज़ करते थे वो, और जो स्टैम्प लगाते थे, उन सब का काम ख़त्म हो गया। और दूर दूर से जो कच्चा माल आता था, जैसे ओमान से आता था, अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह से आता था, ये सारा सामान आना बहुत कम हो गया, ठीक। और क्या हुआ, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे हमें जगह जगह कचरे के ढेर भी मिले हैं, ठीक है। जगह जगह हमें क्या मिले, ऐसे ऐसे लगे कचरे के ढेर। तो लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई करनी बंद कर दी, जिससे क्या हुआ कि जैसे नालियाँ यहाँ पे कचरे का ढेर लगाने लग गए, तो ये कचरा नाली के अंदर घुसने लग गया, नाली बंद हो गई। नाली बंद हो गई, साथ साथ में हो सकता है कि जो पीने का पानी घरों के अंदर तक जाता था वो भी बंद हो गया। और लोगों ने अपने जो घर बना रखे थे उसको छोड़ के झोपड़ी नुमा घर बनाने लग गए इस एरिया से बाहर निकल के। जैसे यहाँ कहीं और बनाने लग गए होंगे, पर इस एरिया से वो लोग बाहर निकल के बनाने लग गए थे। अब ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ ऐसा खास रीज़न अभी तक नहीं पता चला है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नदियाँ थी वो सूख गई थी। अब नदियाँ सूख गई तो इसके चक्कर में जंगल भी सूख गए। जंगल सूख गए तो जो लकड़ियाँ बनती थी, लकड़ियों से खाना पकाया जाता था, लकड़ियाँ ईंट पकाने के काम आती थी, तो ये सब काम बंद होने लग गया। अब बंद होने लग गया, यहाँ पे ख़त्म होने लग गया, तो इनको जंगल जब ख़त्म होने लग गया तो ये एरिया छोड़ छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी, देखो ये सिंधु रिवर बह रही है ना, तो ये रिवर यहाँ पे बाढ़ आई थी। तो अगर यहाँ पे बाढ़ आई थी तो जो इसके आसपास के एरिया इसलिए खाली हो गए। अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ा तो इसलिए खाली हो गए, पर अभी तक ऐसा क्यों हुआ ये कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, ठीक। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत क्यों हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का कारण कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि सारे इलाकों में ही बाढ़ आई होगी, क्योंकि जहाँ पे जैसे नदियाँ नहीं थी, राजस्थान वगैरह में जो नदियाँ नहीं थी, तो वहाँ पे सूखा आ गया होगा। पर हर जगह ऐसा हुआ हो, ये हो नहीं सकता कि सब जगह एक साथ ऐसा कुछ हो गया हो। अब क्या था, सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। पाकिस्तान का जो सिंध था, पंजाब तो सिर्फ हमारे भारत के पास नहीं है ना, पुराना तो पूरा एक ही था, तो पंजाब तो बहुत बड़ा था। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब था और सिंध जो था, वो क्या हो गया, वहाँ की बस्तियाँ उजड़ गई थी, यानी कि बस्ती छोड़ छोड़ के लोग वहाँ से कहीं और चले गए, ठीक। कुछ पीपल जो हैं नए नए अपनी बस्तियाँ बनाने लग गए। कहाँ बनाने लग गए, पूर्व और दक्षिण की तरफ, ठीक है। कहाँ, ईस्ट और साउथ की तरफ। ईस्ट, इस एरिया का ईस्ट, इस एरिया का ईस्ट, यहाँ में नॉर्थ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा, ईस्ट यहाँ आएगा, ठीक। तो साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व। तो इस एरिया को छोड़ के ये यहाँ से नीचे चले गए और यहाँ से इधर की साइड मूव कर गए। और इसके बाद क्या हुआ, नई सिटीज़ आई, नए नगरों का विकास हुआ। कितने साल पहले, कम से कम 14,000 साल बाद, 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक आता है अन्यत्र, एल्सवेयर का। एल्सवेयर या अन्यत्र के बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इजिप्ट के बारे में, यानी कि क्या है, मिस्र के बारे में, ठीक है। मिस्र कहाँ पे, हमारा अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है। इजिप्ट देखो इस शेप में है, इस शेप में है हमारी इजिप्ट। और एक ऐसा एरिया है, एक डेजर्ट एरिया है, ठीक है। इसके आसपास नील रिवर बहती है, नाइल रिवर, ठीक है। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होते हुए दो रिवर को मिलाते हुए
नाइल रिवर इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इस नाइल रिवर को एरिया को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया है वो कैसा है, इसका रेगिस्तान है। ठीक है, क्या है, डेजर्ट है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। लगभग जो 5000 साल पहले इजिप्ट में क्या था, शासन हुआ करता था राजाओं का। और ऐसा लगभग हर शहर में, हर जगह में ऐसा ही हुआ करता था कि पहले राजा हुआ करते थे। और ये जो राजा थे ये अपनी सेना भेजते थे। किस लिए भेजते थे, दूर दूर इलाकों में, हो सकता है वो अफ्रीका, इधर मिडल ईस्ट वगैरह में भेज दिया करते हों। किस चीज़ के लिए भेजते थे, सोने के लिए भेजते थे, सिल्वर के लिए भेजते थे, ठीक, हाथी दांत के लिए भेजते थे, लकड़ी के लिए भेजते थे, और हीरे जवाहरात के लिए भेजते थे। प्रीशियस स्टोन यानी कि कीमती पत्थर। कीमती पत्थर क्या हो सकते हैं, हमारे हीरे जवाहरात, जो अलग अलग पत्थर होते हैं उनके लिए उनको अपनी सेनाओं को भेजते होंगे। अब वो क्या बनाते थे, ह्यूज टॉम्ब्स भी बनाते थे। टॉम्ब्स मतलब कब्र बनाते थे, मकबरे बनवाते थे। और वो किस शेप में बनवाते थे, ऐसे प्रिज्म की शेप में बनाते थे, जो हर टाइप जगह से ट्रायंगुलर शेप में लगता है। ठीक है, उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। उस शेप में बनाते, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिरामिड, है ना। हम ऐसे कार्टून वगैरह में भी देखते हैं और पिक्चर भी आती हैं ऐसे पिरामिड्स की, जिनके अंदर हम कहते हैं कौन रहता है, मम्मीज रहती हैं। जब उनको कोई जानने वाला है, उनके राजा या राज परिवार से कोई मर जाता था, तो वो क्या करते थे, उनको सुरक्षित कर देते थे, उनके शवों को, जो मरने के बाद जो लाश कहते हैं उसे हम, उसको सुरक्षित करते थे। वो किसी एक चीज़ में पट्टियाँ डिबो के उस पूरे शरीर पे ऐसे पट्टियाँ लपेट देते थे। तो क्या होता था, इससे वो, उनका मानना होता था कि इससे वो जीवित रहेंगे, मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। तो उसके पट्टी लगी हुई शरीर को वो दफना देते थे मिट्टी के नीचे, और उसके ऊपर ऐसे इतना बड़ा एक पिरामिड बनवा देते थे। और जो ये सुरक्षित जो बॉडीज होती थी उनको मम्मीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, मम्मीज। ठीक है, मम्मी को बोला जाता था। देखो ऐसे शेप में है, ये होते हैं पिरामिड, कुछ छोटे होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं। देखो ये हर एंगल से देखोगे एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको। ठीक है, इधर से देखोगे, इधर से भी एक ट्रायंगल है, उधर से देखो, इस शेप में देखो, इधर हर जगह से ट्रायंगल दिखाई देगा। इधर और इसके पीछे वाली साइड दोनों सेम ट्रायंगल है, ये और ये वाली साइड दोनों सेम ट्रायंगल है। These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instrument, weapons, animals. उनके शवों के साथ और भी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी। वो क्या क्या हुआ करती, जैसे खाना हो गया, ठीक है, खाना और पानी पीना, जो भी वो चीज़, पानी के अलावा क्या पता कुछ और ही पीते हो वो, जैसे कि अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल गई तो उस टाइम पे भी कुछ और चीज़ें चलती हों। उनके पहनने के लिए कपड़े, उनके गहने जो वो पहनते थे, उनके बर्तन जो वो यूज़ करते थे, और ऐसे यंत्र जो वो बजाते थे इसमें से म्यूज़िक निकलता था, उनके हथियार और उनके पालतू जानवर या जो जानवरों को उनको शौक होता था वो भी उनके साथ दफना देते थे। जैसे कि इस जगह में इधर बॉडी दफना दी, उसके साथ साथ और सारी चीज़ें दफना दी। कुछ कुछ कब्रों में हमें, जैसे कि शासक मर गया, राजा मर गया, तो राजा अपना काम खुद तो कुछ करता नहीं है, पानी भी उसको नौकर आके देते हैं। तो ये सोचते हुए उनके साथ साथ उनके नौकर या नौकरानी जो भी होते थे उनको भी दफना देते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ऐसा माना जाता था जिसका ज़्यादा पिरामिड भव्य सुंदर होगा, जो चीज़ें अच्छी और दफनाई जाती थी, वो काफ़ी रिच माना जाता था, अमीर माना जाता था। तो इसलिए लोग अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने आप को अमीर दिखाने के लिए उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दफना देते थे। उसका देखो ये कितना बड़ा पिरामिड बना रखा है, ये देखो ये कितने छोटे पिरामिड है, उसके आगे आगे और भी छोटे पिरामिड है। तो इस टाइप से उनका ऊंचाई वगैरह ये सब कुछ वो अपने धन दौलत को दिखाने के लिए भी खर्च बनवाते थे। ये देखो ये बह रही है हमारी नाइल रिवर। तो ये जो नाइल रिवर के अलावा जो चीज़ है, देखो यहाँ पे डेजर्ट है, तो इसके आसपास का जो एरिया देखो इतना हल्का हल्का सा ग्रीन दिखा रखा है। इसमें देखो आप,
ये सिर्फ हल्का हल्का ही ग्रीन दिखा रखा है, यानी कि उसके जो भी आसपास का एरिया था वो ही ग्रीन हरा भरा था, बाकी सारा क्या था, एक डेजर्ट था, रेगिस्तान था। देखो यहीं सारा का सारा हरा है और कहीं पे भी हरा नहीं दिखा रहे हैं, है ना। देखो, और ये इसका जो डेल्टा बनता था वो कैसा बनता था, बर्ड फुट आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है नाइल रिवर का। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये कहाँ मिलती है, मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। कहाँ गिरती है, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। इसका जो ओरिजिन होता है वो एक लेक से होता है, लेक विक्टोरिया से, और ब्लू रिवर और ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलकर नाइल रिवर बनती है और ये जाकर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी इजिप्ट के बारे में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो आए हुए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो कॉटन कल्टीवेशन यानी कि मेहरगढ़ में जो कपास की खेती शुरू हुई, कब शुरू हुई, तकरीबन 7000 साल पहले। ठीक, जो शहरों का बसना शुरू हुआ वो कितने साल पहले शुरू हुआ, 4700 ईयर्स एगो। ठीक, और जो शहरों का विनाश होना शुरू हुआ, उनका अंत होना शुरू हुआ, कितने साल पहले शुरू हुआ, 3900 ईयर्स एगो। और जो नए नगरों का जो विकास शुरू हुआ कब हुआ, 2500 ईयर एगो। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं इसका आंसर जरूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।